नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 2 आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग झारखंड जीके के कंप्लीट 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और ना केवल 40 क्वेश्चन, जिस प्रकार से मॉक टेस्ट 1 में हम लोग 40 सवाल तो डिस्कशन किए ही विथ ऑप्शन, और जब हमने एक्सप्लेनेशन किया तो ये आपका 40 सवाल 200 से ऊपर में कवर हो गया था। ठीक है, तो देखिए पूरा का पूरा जो आपका जेएसएससी का जो पैटर्न है मैं दिखाता हूं आपको। देखिए जो जेएसएससी या फिर झारखंड जीके में आपका जो सेक्शन है आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, हिस्ट्री, मिसलेनियस, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, तो हर सेक्शन से आपको हमने क्वेश्चन रखा है टेस्ट में। तो आप इस तरह से चीजों को एक बार अटेम्प्ट करिए। 45-50 मिनट की वीडियो में आपका 1 सेकंड भी व्यर्थ या फिर बेकार नहीं जाएगा। आप अगर मॉक टेस्ट 1 नहीं लगाया तो आप जरूर लगाइएगा, आपको इस थंबनेल से वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। स्वतंत्रता सेनानी जितने भी रहे हैं झारखंड के, सारे स्वतंत्रता सेनानी हमने कवर कर दिए हैं। 2 से 3 सवाल यहां से भी देखने को मिलेंगे। कल आपका झारखंड की कला संस्कृति 3 घंटे का ये मास्टर वीडियो है, 7 से 9 सवाल बनने वाले। एक वीडियो और इसकी आएगी, ठीक है ना, जिसमें आपका कंप्लीट कला और संस्कृति कवर कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ आप हमारे साथ हमारे पेड क्लास में भी अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, कंप्लीट 20 मॉक टेस्ट आपको दी जा रही है, प्लस 5 जीके सेट भी फ्री है उसमें। और बहुत ही तगड़े वे में 10 टेस्ट कंप्लीट हो गया है हमारे। आज 10वां टेस्ट लाइव हो जाएगा रात तक, और बचा हुआ आपका और 10 टेस्ट बचता है। तो आपको जिस प्रकार से एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसी प्रकार से आपका टेस्ट हर वीकली जो शेड्यूल है उसी तरह से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो जो लोग एनरोलमेंट लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप देखिए क्या क्वालिटी, आप पहले चीजों को देखिए किस तरह से। आप आज का भी टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट 1 लगाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। आप अगर एक्सप्लेनेशन भी पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें किस प्रकार से रिवाइज हो रही होगी, ठीक है ना। और इसके अलावा भी आपको बहुत सारी कोर्सेस अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर हमारा मेहनत आपको लगता है कि काफी मेहनत इसमें हमें लग रही है, तो भाई आप एक बार जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा, और आप अपना मार्क्स जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है ना, कि आज के इस 40 सवाल में आपने कितने सही करके आए हैं। हालांकि हमने 30 कट ऑफ रखा है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं कि 30 प्लस के कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला सवाल हम लोग लेते हैं और करंट अफेयर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, पहला सवाल झारखंड का करंट अफेयर हमने लिया है, जिसमें पूछा गया है स्कीम से ये सवाल। देखिए सबसे पहले तो ये चीजें क्लियर रखिए कि झारखंड में या फिर जेएसएससी जरूरी नहीं है 2023 में आप पेपर दीजिएगा तो 2023 के स्कीम को ही पूछता है, ये 2015 भी पूछ लेता। तो आज हमने जो करंट अफेयर में जो स्कीम रखे हैं, ओल्ड वाली स्कीम हमने रखे हैं। और आप देख भी रहे हैं जो स्कीम है मेरी बेटी मेरी पहचान योजना कब लागू की गई थी। देखिए अब ये कब लागू की गई थी इसका तो जवाब हम लोग निकालेंगे ही, बट इस स्कीम के पूरे डेप्थ पर चले जाएंगे कि इससे और क्या इस स्कीम के आपके सवाल बन सकते हैं। तो चलिए इसका सही उत्तर अगर आप जानने की कोशिश करते हैं तो इसका सही उत्तर होगा 2 अगस्त 2016 को ये स्कीम लॉन्च की गई। तो देखिए 2016 का भी अब जितना जितना इंपॉर्टेंट स्कीम है, 2017 का, 2018, 19, 20, 21, 22 और 23, तो वो सारे इंपॉर्टेंट स्कीम आपको तो करने पड़ेंगे भाई। कोई इफ एंड बट नहीं है, जेएसएससी कहां से पूछेगी कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ 2 साल का करंट तो करना ही है। और इसका एक मास्टर वीडियो स्कीम की मैं लेकर के आऊंगा बहुत जल्द। इसका सही उत्तर होगा 2 अगस्त 2016। तो चलिए बात करते हैं इस स्कीम के बारे में कि इस स्कीम के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो इस योजना का उद्देश्य क्या है, मेरी बेटी मेरी पहचान। इस योजना का उद्देश्य क्या है सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। आपको पता चल गया 2 अगस्त 2016 को यह लॉन्च की गई थी। इस योजना का जो उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। मतलब ये देखिए 2 तरह की स्कीम है, एक तो राज्य सरकार उसे लॉन्च करती है, ठीक है ना, जो आपके राज्य सरकार में अभी आपकी जो सरकार हेमंत सोरेन की चल रही है वो स्कीम को लॉन्च करती है। और एक जो स्कीम या बोले तो योजना जो चलाई जा रही है केंद्र सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट अभी है, तो उनके द्वारा जो स्कीम चला रही है, तो हर केंद्र में बैठे हुए जो सरकार होते हैं ना, वो स्कीम को पूरे राज्य में या फिर बोले तो पूरे भारत में वो स्कीम के लाभार्थी जितने हो सकते हैं उनको पहुंचाया जा सके। तो उसी प्रकार से ये जो योजना है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मेन मोटिव है, मेन गवर्नमेंट सेंट्रल में बैठे उसके लिए ही, ठीक है ना, ये योजना चलाया गया था मेरी बेटी मेरी पहचान के नाम से। ठीक है, अब इसके बारे और भी बात किया जाए तो इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी, तो जमशेदपुर के
तिरिंग गांव से की गई थी। इस योजना के अंतर्गत गांव के सभी घर के दरवाजे पर घर के बेटियों के नाम के नाम प्लेट, ठीक है ना, यानी कि जो नेम प्लेट होता है ना, दरवाजे में लगाई जाएगी। यानी कि पहला चीज तो ये योजना का मेन उद्देश्य क्या है, इस योजना का मेन उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसकी शुरुआत जमशेदपुर के तिरिंग गांव से की गई थी और इस योजना के तहत क्या बातें की गई है कि जितने भी गांव हैं, ठीक है ना, गांव के सभी जितने भी घर हैं उनके दरवाजे पर जो बेटियां हैं उनके नाम की नेम प्लेट लगाई जाएगी दरवाजे पर, ठीक है ना, जिससे बेटियों का मनोबल बढ़ सकेगी। और अंतिम दो और पॉइंट आपको याद रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के मनोबल बढ़ाने के लिए यह योजना चलाई गई थी और नेम प्लेट में बेटियों के साथ साथ मां का भी नाम लिखा गया या फिर बोल सकते हैं नाम लिखा जाएगा। इस योजना का मेन मोटिव है। तो आपको क्लियर हो गया मेरी बेटी मेरी पहचान के बारे में पूरा डिटेल यहां से 2 अगस्त 2016 इसका जो मेन मोटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जमशेदपुर के तिरिंग गांव, नेम प्लेट लगाना है बेटियों के नाम पे और बेटियों के नाम के साथ साथ उसके मां की भी नाम होगी ताकि जितनी भी ग्रामीण बेटियां हैं लड़कियां हैं उनकी मनोबल बढ़ सके, या एक तरह से बोल सकते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये एक योजना चलाई गई है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे हम लोग। इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन आप देख ले आराम से चीजों को पॉज करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए दूसरा सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन ये भी है और ये भी क्वेश्चन आपका 2017 का स्कीम से लिया है मैंने, ठीक है ना, जानबूझ के मैं लिया हूं ताकि चीजें आपको समझ में आ सके कि केवल अपने आप को सेफ जोन में नहीं रखना, कभी भी अपने आप को सेफ जोन में रखना ही नहीं है, ठीक है। चलिए सवाल पूछा गया तेजस्वी योजना के संदर्भ में आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। देखिए पहला जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है, यह योजना 8 मार्च 2017 को लागू की गई थी, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपकी तेजस्विनी योजना है या तेजस्विनी स्कीम जो है यह आपकी 8 मार्च 2017 को लागू की गई थी, ठीक है। दूसरा आपका जो ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत 14 से 25 वर्ष की लड़कियों एवं महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था, तो बिल्कुल अंडर दिस स्कीम गर्ल एंड वुमेन 14 to 25 ईयर ऑफ एज हैव टू मेड सेल्फ रिलायंट, तो ये भी बिल्कुल सही आपका इस योजना का मेन मोटिव रहा है, तो ये भी पॉइंट आपका सही है, यानी कि ऑप्शन बी भी सही है और 8 मार्च 2017 को भी लागू की गई थी। अगला जो ऑप्शन सी दिया गया है कि इसके अंतर्गत इनके कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो भी महिलाएं हैं या फिर बोला जा सके जो भी लड़कियां हैं वो कैसे सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, तो उनको डिजिटल या बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे टेक्निकल नॉलेज उनको प्रशिक्षण दी जाएगी। तो यही मेन मोटिव था आपका तेजस्वी योजना का भी। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही है, यानी कि इनमें से सारे के सारे ऑल ऑफ दी अबव सही होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और ये स्टेटमेंट बेस्ड मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं जो ये तेजस्वी योजना का मेन मोटिव है। कब लागू किया गया था? 8 मार्च 2017 को। कितने उम्र के लड़कियों के लिए मेन कौशल प्रशिक्षण प्रदान की जा रही है? तो 14 से 25 वर्ष के लिए। क्लियर हो गया भाई? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना है। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल है और इसको समझने वाली भी चीजें हैं और बहुत लोग इसे रट भी लेते हैं, तो हम लोग इसको समझेंगे बिल्कुल अच्छे से क्योंकि चीजें हमने कभी रटी ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर मैं चीजों को समझाऊंगा। बोला गया है कि झारखंड का जो बजट रहा 2023-24, इसके अनुसार सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से कितने करोड़ रुपए की आय हुई है? ठीक है ना, यानी कि आपसे पूछी गई है आय मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनकम। अकॉर्डिंग टू जनरल झारखंड बजट 2023-24, हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज द गवर्नमेंट अर्न फ्रॉम द शेयर इन सेंट्रल टैक्स? ठीक है ना, यानी जो झारखंड गवर्नमेंट है उन्होंने आपसे पूछा गया है कि इस बजट में जो बताया गया है कि जो केंद्र की तरफ से, ठीक है ना, केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी रही है उसे कितने करोड़ की आय हुई है। देखिए सरकार या फिर आप सेंट्रल में चले जाएं या फिर आप राज्य में बात करें तो भाई इनकी भी क्या होती है ना, आय होती है, इनकम होती है। जिस प्रकार आप जब जॉब कर रहे होते हैं तो आपका क्या होता है? इनकम होता है और एक्सपेंडिचर भी होता है कि नहीं, यानी आप कमाते हैं और खर्च करते हैं। उसी प्रकार सरकार की भी कमाई होती है और सरकार भी खर्च करती है। तो समझिएगा सरकार का जो इनकम का जो स्रोत है दो तरह का स्रोत होता है, यानी आय के दो स्रोत होते हैं। एक इनकम कैसे कर रहे हैं समझिएगा, एकदम बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, अगर हमारी कोई इनकम है तो हम इनकम किस प्रकार से कर रहे हैं तो हमें हर महीने पेमेंट मिल रही है। उसी प्रकार सरकार को इनकम कहां से मिल रही है और सरकार खर्च कहां कर रही है। तो देखिए जो उनकी इनकम होती है दो प्रकार से इनकम होती है। एक होती है पूंजीगत,
समझिएगा ध्यान से, पूंजीगत इनकम होती है या फिर बोले तो पूंजीगत आय, इंग्लिश में हम इसे कहेंगे कैपिटल इनकम, ठीक है। और दूसरा जो इनका इनकम होता है राजस्व से, यानी कि रेवेन्यू से, ठीक है, यानी जो भी टैक्स दिया जाता है, ठीक है, या आप दीजिए चाहे हम दीजिए, या बहुत तरह के टैक्स होते हैं, उस टैक्स से जो सरकार के, यानी कि दो तरह से सरकार की आय हुई, एक तो पूंजीगत आय हुई जिसे हम कहेंगे कैपिटल इनकम, और एक हो गया आपका रेवेन्यू इनकम, यानी कि रेवेन्यू यानी कि राजस्व से जो सरकार को पैसा मिला। अब इसको समझिएगा, ये जो पूंजीगत आय जो होती है ना, इसके ऊपर सरकार की काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी कहने का मतलब क्या, कि जो सरकार को पैसा मिला है, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूं हेमंत सरकार की, ठीक है, हेमंत सोरेन को यह पैसा मिला एक तो पूंजीगत आय से और राजस्व से। तो सरकार जो हेमंत सोरेन ने, मैं बेसिक से समझा रहा हूं इसलिए मैं नाम ले रहा हूं, इस तरह की चीजें नहीं है, मतलब कि समझिए बस। तो हेमंत सोरेन को मान लेते हैं कि पूंजीगत आय हुई है कुछ करोड़ रुपए की, लेकिन ये वो आय है जिसको सरकार की जिम्मेवारी होगी, इसकी जवाबदेही सरकार की होगी, ठीक है ना। मतलब कुछ समय के उपरांत जो हेमंत सरकार है, इनको क्या करना पड़ेगा, ये पैसे को लौटाना पड़ेगा। तो अब ये पैसे पहले इनके पास आए कैसे, तो समझिए, देखिए बहुत तरह के विदेशी कर्ज होते हैं, ठीक है ना, कई तरह के विदेशी कर्ज हो गए, यानी कि कोई भी कंट्री से इन्होंने कर्ज ले लिया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से उन्होंने कर्ज लिया है, ठीक है ना। विदेश से कुछ पैसा लेती है सरकार, जिसकी जिम्मेवारी होती है उनकी कि सरकार को कुछ समय के बाद पैसा लौटाना है, यानी कि ये जो सरकार है इस पैसे को फिर से वापस लौटाएगी, ठीक है। लेकिन आपको अब लग रहा है कि फिर फायदा क्या, देखिए बहुत सारे फायदा है, आप ऐसा नहीं सोचिए भाई, इकोनॉमिक्स सही है, और कोई भी कार्य अगर सरकार कर रही है आपको अगर फ्री में दे रही है तो वो मिथ होता है, फ्री एक बहाना है आपको बेवकूफ बनाने का। तो ये अगर विदेशी कर्ज लिए, या फिर मान लेते हैं कि केंद्र से, मोदी से इन्होंने कर्ज लिया, तो ये इनकम हुआ भाई। अगर हम आपसे कर्ज लें तो मेरा इनकम, मेरे पास पैसा आया ना, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पैसे को कहीं एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करूंगा। अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए, 100 रुपया क्यों सोचना है, तो बड़ा ही सोचूंगा, है ना। अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए तो मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने उसको इन्वेस्ट करने के बाद उसे 20 लाख में कवर कर लिया, तो अब मैं आपको 10 लाख रुपए लौटा भी दिया, उस पैसे से मैंने पैसे बना लिया, ठीक है। तो सरकार भी यही करती है। इसके अलावा सरकार किसान विकास पत्र का नाम आपने सुना होगा, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं उनसे, उसके बदले सरकार क्या करती है, पैसा लेती है, फिर से बाद में उस किसान विकास पत्र का सरकार की जिम्मेवारी होती है उनको लौटाना। तो ये एक पूंजीगत आय हो गए। दूसरा जो आय है राजस्व की से, यानी कि ये एक ऐसा इनकम है सरकार की, ये किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है कि सरकार को इसको लौटाना, ये सरकार के पास रहेगी। अब ये पैसा सरकार को कैसे मिलेगी, इनकम विभाग से, इनकम टैक्स से, विदेशों से जो भी अनुदान, या किसी ने सरकार को कोई दान दे दिया तो ये सभी राजस्व कर के अंदर आ जाएंगे। कोई फाइन हुआ, बहुत तरह के फाइन लगते हैं आपको पता है, तो वो सारे फाइन इसी में आ जाएंगे। स्टंप के अगर कोई खरीदा जा रहा है पोस्ट ऑफिस में या फिर कोर्ट में, कहीं पर भी शुल्क है, कहीं तरह की इंटरेस्ट सरकार को मिल रही है, सारे के सारे राजस्व इनकम के अंदर है, ठीक है ना। अब ये वो इनकम है जिसका सरकार को क्या है, कोई भी मतलब कि जिम्मेवारी नहीं है कि वापस लौटाना, लेकिन इस पैसे को लौटाना। तो आपको समझ में आ गया सरकार का इनकम कैसे होता है, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है, अब हो गया भाई, आदत है मेरी चीजों को समझाने की, क्या करूं, चलिए कोई नहीं। देखिए झारखंड भैया 2023-24 के अनुसार सरकार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी से कितने करोड़ रुपए की आय हुई। देखिए इसका उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं है, रट लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी है 33,77,9, ठीक है ना, 33,779.29 करोड़। लेकिन समझना होगा सर, देखिए अब जो इसकी जो आय आपसे पूछी गई है, तो सिंपल सी बात है, इसकी आय अब मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझा। देखिए झारखंड का बजट 2023-24 से सरकार को जो प्राप्त हुआ है, यानी हेमंत गवर्नमेंट जो है उनको राजस्व से जो आय प्राप्त हुई है, यानी कि कर से जो प्राप्त आय हुई है, वो कितना है, 98,337.15 करोड़, ठीक है। देखिए अब ये पूरा का पूरा डिटेल है यहाँ पर, किस प्रकार से ये पूरा आपका इनका इनकम हुआ। अब चीजों को समझिएगा। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आप बताए हैं राजस्व से प्राप्ति इनकी आय इतनी है और यहाँ आंसर, तो भाई यहाँ आपसे पूछा क्या गया है ना, कि देखिए चीजों को समझिए, रटिए नहीं, पूछा आपसे ये गया है कि जो झारखंड सरकार है उनको केंद्र से, ठीक है ना, केंद्रीय करों में कितनी हिस्सेदारी से उनकी, यानी कि केंद्र उनको कितना पैसा दिया। मतलब ये कि सरकार जो मोदी गवर्नमेंट है 100 रुपया उन्होंने टैक्स से लिया, तो अब वो क्या करती है ना, 60 रुपए अपने पास रखती है और 40 रुपए का क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है स्टेट को। तो ये जो 40 रुपए का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पूरे स्टेट में, इसमें से झारखंड को कितना करोड़ मिला है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। अब आइए देखिए, अब दो तरह का कर होगा, एक होगा राजस्व कर, ठीक है, और एक होगा आपका
कर भिन्न राजस्व। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम आपको समझाते। देखिए, एक तो ये जो कर आपका जो केंद्र में, यानी कि मैंने जो बोला 100 रुपया है, 100 रुपये में 60 रुपया मोदी ने रख लिया, 40 रुपया सारे स्टेट को डिवाइड कर दिया, तो उससे सारे स्टेट में गए तो कितना करोड़ यहाँ मिला है, तो ये इतना मिला। ठीक है ना, 33,779.2 करोड़। तो यही चीज आपसे पूछी गई थी, इसका उत्तर हो गया पॉइंट A1A। और दूसरा आपको एक यहाँ मिल रहा है कि जो कर जो बोला गया राज्य, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट की, यानी कि जो हेमंत को जो स्टेट से जो टैक्स मिला है, तो ये कंप्लीट कितना आया हुआ है, तो देखिए 30,860.00 करोड़। ठीक है ना, तो देखिए जो स्टेट का जो रेवेन्यू है, यानी कि रेवेन्यू से जो इनकम है 30,860, और जो केंद्र से जो कर से इनका इनकम है 33,789। तो समझ सकते हैं भाई, चीजों को समझिए। अब ये कर राजस्व यानी कि राजस्व यानी कि जो टैक्स से जो रेवेन्यू हुई, इसकी बात हो गई। और बहुत तरह के कर विभिन्न राजस्व होते हैं, जैसे कि इसका टोटल कितना अर्निंग हुआ, 33,697.86 करोड़। मतलब राज्य ने अपने स्टेट में ही बहुत अलग अलग प्रकार से जो राजस्व प्रदान किए हैं, और कुछ केंद्र के सरकार ने उनको अनुदान दे दिया, मतलब एक तरह से बोलिए भीख दे देना। ठीक है ना, उस प्रकार से अनुदान दिए हैं, तो इतना करोड़ अनुदान मिला। तो आपको दो फिगर याद रखना है भाई। एक तो ये याद रखना है कि बजट जो 2023-24 रहा है, ठीक है ना, 2023-24 झारखंड का बजट जो रहा है, इसमें कितना राजस्व प्राप्ति हुई है, कितना राजस्व से इनकी प्राप्ति हुई है, तो 98,337.15 करोड़। और केंद्र से कितनी प्राप्ति हुई करों में, तो 33,779.29 करोड़। ठीक है, देखिए जेएसएससी जेपीएससी वाले याद रखेंगे भाई ये सब फिगर। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए। यहां भी अच्छा सवाल है, आपसे पूछा गया है, लेटेस्ट आपका सवाल है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में झारखंड के किस किस शहर को शामिल किया गया है। ठीक है ना, अच्छा सवाल है। देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए आपका रांची, धनबाद और जमशेदपुर, ये तीनों शहर को ही शामिल किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी। तो चलिए बात करते हैं, सभी तो है लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, मैंने क्या कहा, केंद्र सरकार के द्वारा भी कई ऐसी स्कीम चलाई जाती है जो हर राज्य को क्या करना पड़ता है, इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो उसी के तहत, ठीक है ना, हाल में जमशेदपुर को, ठीक है ना, पर्यावरण से जुड़े नेशनल क्लीन प्रोग्राम में शामिल किया। इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, ताकि यह अभियान सुचारू रूप से जमशेदपुर में चलाया जा सके। तो रिसेंटली किसे, अभी कहां पर यह प्रोग्राम चलाना स्टार्ट किया गया है, तो जमशेदपुर में, और इससे पहले आपका धनबाद और रांची में ऑलरेडी चलाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये तीनों शहर का नाम याद रखना है जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत आएगा आपका। ठीक है, और ये कहां किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो केंद्र सरकार के द्वारा। रिसेंटली किसे ऐड किया गया है इस योजना के तहत, तो जमशेदपुर शहर को। आगे आइए, देखिए आगे अच्छा सवाल है। देखिए ये एक अवार्ड है, डिजिटल इंडिया अवार्ड वाज गिवन टू झारखंड स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच मिनिस्ट्री। डिजिटल इंडिया अवार्ड किस मंत्रालय के द्वारा झारखंड राज्य को पहली बार प्रदान किया गया, तो आपको इसका सही उत्तर देना है। तो ये कौन सा मंत्रालय ये आपका अवार्ड दिया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड, यही आपसे पूछा गया है, और ये झारखंड राज्य को पहली बार मिली है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आपका सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा ये आपका पुरस्कार दिया गया था, डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए ये डिजिटल इंडिया अवार्ड के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग बटोरते हैं। देखिए, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर 2022 को भारत सरकार ने झारखंड, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बोल रहा हूं, ये आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, कहां पर ये अवार्ड का मतलब किस झारखंड का वो कौन सा पहला जिला बना। ठीक है ना, क्योंकि ये अवार्ड प्रथम बार मिली है डिजिटल इंडिया अवार्ड झारखंड को। ठीक है ना, तो वो कोडरमा जिला था, और जो कोडरमा जिला के जो प्रशासन है उनके द्वारा संचालित की जा रही थी DEGS कंप्यूटर, यानी कि एक बोला जा सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाया जा रहा था जो कोडरमा के जिला प्रशासन की तरफ से, जहां पर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, एक कंसेप्ट कंप्यूटर के लिए खोला गया था। मतलब वहां के जो बच्चे लोग होंगे उनको कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो ये बहुत एक अच्छा सुचारू रूप से चलाया जा रहा था कोडरमा जिला में, इसीलिए जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है इनके तरफ से डिजिटल इंडिया अवार्ड का पहली बार झारखंड में दिया गया। तो किस जिला को दिया गया ये भी आपसे पूछा जा सकता है, कहां के जिला प्रशासन, तो कोडरमा जिला प्रशासन। वो कौन थे उस समय जिला प्रशासन, ये भी आपसे नाम पूछा जा सकता है। तो कोडरमा जिला के जो डीसी थे उस समय, या अभी हैं भी,
आदित्य रंजन के द्वारा यह अवार्ड ग्रहण किया गया, ठीक है ना। किसने यह ग्रहण किया था, तो जो डीसी है वहां के आदित्य रंजन के द्वारा। और यहाँ पे देख सकते हैं DEGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कंसेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया था, ठीक है भाई। आगे सवाल चलते हैं, अब हम लोग इंग्लिश में देख सकते हैं आप लोग। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। झारखंड के किस शहर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की गठन के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है ना। तो ये धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सभी। देखिए ये तीनों जो शहर आप नाम सुन रहे हैं, इन तीनों शहर में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की गठन की गई है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखिए केंद्र इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, इनके तरफ से झारखंड के धनबाद को, बोकारो को और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। झारखंड के रांची और देवघर में पहले से ही ऐसे पार्क की गठन हो चुकी है, यानी कि टोटल झारखंड का 5, नाम याद रखना है मेरे दोस्त, 5 ऐसे जिले हो गए, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर और रांची, देवघर। पहले ही ऐसे इन जगहों पे इनकी क्या हो गई है, गठन अब हो गई है, ठीक है ना। टोटल पहले से थे कहां कहां, रांची, देवघर में, और अब किनको मिल गई है, धनबाद, बोकारो और जमशेदपुर में सॉफ्टवेयर पार्क के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगले सवाल पे आते हैं, बुक्स एंड ऑथर पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फेयर ऑफ कोरोना वायरस। द फेयर ऑफ कोरोना वायरस पुस्तक के लेखक कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फेमस किताब है। देखिए इसका सही उत्तर है इरम रिजवान शेख जी के द्वारा लिखा गया है ये पुस्तक, तो ऑप्शन सी है इसका सही उत्तर। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल आपसे क्या बोल रहा है, बहुत खूबसूरत सवाल, बहुत लोग इसमें घुलटेंगे और बहुत लोग बनाएंगे और बहुत लोग खुश भी होंगे। मैंने कहा भी है इस तरह के सवाल मिलेंगे, और रीजन यही है कि ये सवाल आपका फेमस हो जाता है क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी से संबंधित चीजें हैं। हाँ तो चलिए, इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना, यानी कि लुगुबुरु घंटा बरी किस जिले में स्थित है। आपसे पूछा गया कि किस जिले में ये स्थान स्थित है। बोकारो में है, रांची में है, गिरिडीह में, रामगढ़ में। कभी अब बहुत ही मतलब कि इंपॉर्टेंट आपका प्लेस हो गया है, ठीक है ना, फेमस अभी मतलब करंट से है, इसलिए ये मैंने पूछ लिया आपसे। तो ये याद रखिएगा, बोकारो में ये स्थित है आपका लुगुबुरु घंटा बरी, ठीक है भाई। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है इस सवाल में। चलिए भाई, आहा बहुत खूबसूरत सवाल, शैक्षणिक संस्थान से। इन विच ईयर वाज विनोबा भावे यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड। अब हम लोग करंट अफेयर छोड़ के बाहर आ रहे हैं, 8 हमने लिए क्योंकि करंट में चर्चित थी वो लुगुबुरु वाली प्लेस, इसीलिए हमने पूछ लिया। तो पूछा गया कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इतना तो आपको याद है 1992 में, अब कंफ्यूज मत होना आप डेट में। तो 12 सितंबर 1992 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो चलिए, जितने भी शैक्षणिक संस्थान के स्टैब्लिशमेंट से सवाल बनेंगे हम आपको कवर करवा देते हैं, टेंशन ही नहीं रहेगा आपका। देखिए सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना 12 सितंबर 1992 में, कहां पर, तो हजारीबाग में मुख्यालय है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में, कहां, तो रांची में। आगे आइए, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय की स्थापना 1992, मुख्यालय कहां, दुमका। कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में, मुख्यालय कहां, तो चाईबासा। याद करते चलिए। नीलांबर और पीतांबर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 2009 में, मुख्यालय कहां, तो मेदिनीनगर, पलामू। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब, तो 1955 में, राजधानी रांची से कितने दूरी किलोमीटर पर मिश्रा स्थित है, तो 15 किलोमीटर की दूरी पर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, 1981 में, कहां पर, तो रांची में। अगला सवाल, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छी संस्थान भी है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस 9 दिसंबर 1926 में धनबाद में स्थित है। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1926 में। अंग्रेज के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा की गई थी इस संस्थान को। आईआईटी की दर्जा कब मिली थी, तो 2016 25 मई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। नेतरहाट विश्वविद्यालय की स्थापना, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना 15 नवंबर 1954 ईस्वी को चार्ल्स नेपियर के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि जो जमशेदपुर में एनआईटी स्थित है। देखिए पहले जब इसकी स्टैब्लिशमेंट 1960 में हुई तो एक तो रीजनल, एक आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट की तरह थी, ठीक है ना, एक रीजनल थी, लेकिन बाद में 2002 में इसे नेशनल लेवल की दर्जा प्राप्त हो गई। ये जमशेदपुर में स्थित है, ये सारे याद रखना है भाई। अगले अब हम लोग चलते हैं, अगले ये सारे इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए।
चलिए भाई, अगले सवाल पे अब हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, वाह खूबसूरत सवाल, ये हमने यूट्यूब पे करवाया है एक छोटा से स्मॉल वीडियो में भी, और चलिए यहाँ भी हम लोग कवर कर लेंगे। झारखंड में आयोजित 34वां राष्ट्रीय खेल में कितने प्रकार के खेल को शामिल किया गया है? यानी कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में जो आयोजित हुआ था, पूरा फैक्ट मैं आज करवा दूंगा, और जो शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे आ रही है 8 मिनट 9 मिनट की, उसको आप जरूर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है भाई। तो टोटल कितने खेल थे? 33 खेल थे। तो ऐसा काम नहीं चलेगा, जरूरी नहीं कि यही पूछेगा, अब ये जितना पूछ सकता है वो सब कुछ अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए, 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, सबसे पहला सवाल कितने नंबर का था ये? तो 34वें नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ था झारखंड में। कब हुआ था? 12 फरवरी को हुआ था, 2011 साल था। और कब तक चला था? 12 फरवरी से 26 फरवरी तक चला था। ठीक है, इसमें कुल कितने टीम भाग लिए थे? 34 टीम भाग लिए थे। 444 स्पर्धाएं को शामिल किया गया था। 33 प्रकार के खेलों को शामिल किया गया था, और 850 खिलाड़ी भाग लिए थे। और 34वां जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो रांची में बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में। शुभंकर क्या है? छुआ है, जो एक क्या है? सीसू हिरन है, ठीक है ना, हिरन का एक बच्चा है। उद्घाटन किसने किया था? झारखंड के राज्यपाल MOH फारूक साहब ने किए थे। इनका समापन सुरेश कलमाड़ी साहब ने किए थे, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। दीपिका कुमारी जो एक तीरंदाजी है, खेल से संबंधित है, यह भी पूछेगा आपसे, जो मसाल लेकर मैदान में प्रवेश की थी, और मसाल लेकर मैदान में प्रवेश करने वाली वो महिला कौन थी? दीपिका कुमारी। इसका संबंध तीरंदाजी से, और साथ के साथ इसने शपथ भी ली थी। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में, जो झारखंड में आयोजित हुआ 34वां राष्ट्रीय खेल, झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। वह राज्य जो प्रथम सर्वश्रेष्ठ ट्रॉफी प्रदान किया, मणिपुर, ठीक है ना, मणिपुर सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी प्रदान की। सोनम राजपूत, याद रखना है, यानी कि जो 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में हुआ था, इसकी जो पहली विजेता रही है स्वर्ण पदक, ठीक है ना, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सोनम राजपूत थे। 21 साल की, अंडर 67, ठीक है ना, कुश्ती में 67 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वर्ण विजेता या रही है, या फिर बोल सकते हैं प्रथम स्वर्ण विजेता या फिर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले ये खिलाड़ी थे, सोनम राजपूत। आगे 34वां जो खेल हुआ था झारखंड, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? टोटल 33 स्वर्ण पदक जीते हैं। और टोटल कुल पदक कितना जीता है? तो 96 झारखंड ने, जिसमें से 33 पदक थे आपके स्वर्ण, 26 थे रजत, और 37 थे आपके कांस्य, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है ना। 7 3 10 6 16, 3 2 5 3 8 1 9, 96 पदक टोटल झारखंड ने जीते थे। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता था? सर्विसेज टीम, यानी कि सेवाएं टीम। ये वो टीम है जो भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित की जाती है, कि स्पोर्ट्स बोर्ड है, ठीक है ना, जिसने टोटल 70 स्वर्ण पदक जीते थे और कुल 162 पदक जीते थे। और अंतिम पॉइंट याद रखना है, सर्वाधिक पदक जो जीती है वो खिलाड़ी कौन थे? रीचा मिश्रा, जो स्विमिंग थे, ठीक है ना, तैराक से संबंधित है। तो ये सारा पॉइंट आपको याद होना चाहिए मेरे भाई। ये सारा पॉइंट 34वां राष्ट्रीय खेल से खत्म होता है। अब अगले सवाल पे आते हैं, हमारा 11वां सवाल। ओह सॉरी आंसर दिख गया भाई, कोई नहीं। हु इज नॉन एज इनक्रेनेशन ऑफ द वर्ल्ड फादर, विश्व पिता के अवतार के नाम से किन्हें जाना जाता है? चलिए ये तो आप देख लिए, तो इसका आप नंबर मत काउंट करिएगा कितना सही हुआ। तो आपको पता होना चाहिए, बिरसा मुंडा जो थे, इनको विश्व पिता के अवतार के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा से जितने फैक्ट होंगे, चलिए हम लोग उस पर कवर करते हैं। सबसे पहला तो आपको यह पता होना चाहिए, 15 नवंबर को इनका जन्म हुआ था। कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार थी, ठीक है ना। खुंटी जिला के अर्की प्रखंड के उल्लीहातू गांव में हुआ था 1875 में। तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उल्लीहातू गांव कहाँ स्थित है, कौन सा प्रखंड में? तो अरक्की प्रखंड कहाँ है? तो खुंटी जिला। याद रखना 1875 में। पिता का नाम क्या था? सुगना मुंडा, और माता का नाम करमी था। इनके प्रारंभिक शिक्षा जयपाल नाग थे, ठीक है ना, जो शिक्षक रहे इनके जयपाल नाग थे। 1886 से 90 तक बिरसा मुंडा डॉक्टर नॉटरट के उपदेश से काफी प्रभावित थे। देखिए स्टार्टिंग में अगर बात की जाए तो ये ईसाई धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है ना। और मेन रीजन ये था, जो डॉक्टर नॉटरट थे उनके उपदेश से काफी ज्यादा ये उत्साहित होते थे, प्रभावित होते थे। लेकिन जब वे धार्मिक गुरु एक उनको मिले, उनके कनेक्ट हुए, उनसे मिले, आनंद पांडे जी के, ठीक है ना, जो वैष्णव धर्म के उपासना करते थे, इनके संपर्क में 1890 में बिरसा मुंडा आए थे, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे ही इनके संपर्क में आए 1890 में, तब ये भी क्या हुए? विष्णु धर्म से काफी प्रभावित हुए और विष्णु धर्म की ये भी उपासना करने लगे थे, ठीक है ना। माथे में चंदन टीका लगाने लगे, और इन्होंने स्वयं को धरती आबा या फिर धरती पिता कहा था, यानी कि ईश्वर का संदेशवाहक बताया। समय के साथ लोगों ने इन्हें सिंह बोगा मानना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने इन्हें खसरा कोरा यानी कि असुरों को नाश करने वाले का अवतार भी मानना शुरू कर दिया। तो ये सब पॉइंट याद रखिएगा।
पूछेगा बिरसा मुंडा स्टार्टिंग में किस धर्म के अनुयायी थे, तो ईसाई धर्म। बाद में किस धर्म के हो गए, तो वैष्णव धर्म। किसके संपर्क में आए थे, तो गुरु आनंद के संपर्क में आए थे। उससे पहले डॉक्टर नटराज के उपदेशों से काफी ज्यादा प्रभावित होते थे 1886-90 में। 1890 में जब इनके संपर्क में आए तो वैष्णव धर्म को ये एक्सेप्ट कर लिए थे। 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ, बृहस्पतिवार, खूंटी जिला के अर्की प्रखंड उल्लीहातू गांव में हुआ था। आगे बढ़ते साहब, आगे आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी, तो बिरसाइत पंथ की स्थापना की थी। ये मुंडा आंदोलन या फिर मुंडा उल गुलान के नेतृत्वकर्ता बन गए थे और इस आंदोलन के दौरान 23 अगस्त 1895 को 2 वर्षों के लिए इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। याद रखना है भाई, जो इनकी पहली गिरफ्तारी की गई थी 23 अगस्त 1895 को 2 वर्ष के लिए, और 30 नवंबर 1897 को फिर से इनको रिहा कर दिया गया था, और 1900 ईस्वी को इन्हें रांची स्थित जेल गिरफ्तार फिर से किया गया, ठीक है ना। और इसी दौरान 9 जून को हैजा के कारण इनकी मौत हो जाती है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना है, अर्नेयर अधिकार एक उपन्यास है, ठीक है ना। इसकी रचना महाश्वेता देवी ने किया है, और इस जो किताब या फिर बोल सकती है जो उपन्यास है, ये पूरा का पूरा बिरसा मुंडा की जीवनी है, ठीक है ना। उनके जीवन के आधार को बनाकर लिखा गया। चलिए साहब आगे चलते हैं 12वें सवाल पे। बहुत अच्छा और खूबसूरत सा सवाल झारखंड के राज्यपाल से। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के कौन से राज्यपाल है, कौन से नंबर के, 10वां, 11वां, 12वां, 9? तो बिल्कुल 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 10वां, 12वां, नहीं 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 11वां झारखंड के ये राज्यपाल रहे भाई साहब। आइए बात कर लें, प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए तो प्रभात कुमार जी थे, ठीक है ना। प्रभात कुमार जो थे प्रथम राज्यपाल रहे हैं 15 नवंबर 2000 से 3 फरवरी 2002 तक। देखिए याद रखना है 3 फरवरी 2002 तक पहले ये राज्यपाल रहे हैं। वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन है, 11वें नंबर के हैं। 18 फरवरी 2023 को इन्होंने शपथ लिया है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल अगर झारखंड का पूछ लिया जाए तो विनोद चंद्र पांडे जी है। 3 फरवरी के बाद 4 फरवरी 2000 से 3 फरवरी 2002 तक ये रहे, ठीक है ना। तो ये जब 4 फरवरी 2000 से, माफ करिएगा, इनके बाद आए थे, 3 फरवरी के बाद से आए थे, 3 फरवरी के बाद से आए थे 3 फरवरी 2002 तक। और कुछ आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 152 जिसमें आपको राज्यपाल की चर्चा की गई है, ठीक है ना। आर्टिकल 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति होगी। आर्टिकल 161 क्या कहता है, राज्यपाल को क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा निलंबित करने या फिर आप बोल सकते हैं माफ करने की या कम करने की शक्ति। जिस प्रकार प्रेसिडेंट को है उसी प्रकार से पार्डन पावर गवर्नर के पास भी है। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल आपको दिया है राज्यपाल को ये पावर, तो आर्टिकल 161, ठीक है ना। देखिए जितना राज्यपाल का आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जेएसएससी के लिए मैंने यहाँ कर दिया भाई, तो आपको जाना कहीं नहीं होगा। मैं फिर से कहा हूँ, एक बार पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 163 ये बात बोलती है। और प्रथम राज्यपाल ये दोबारा, अच्छा यहाँ पे ये याद रखिएगा एक चीज, यहाँ पर इसको कट करिए इतना दूर, ठीक है। अनुच्छेद 152 आपका राज्यपाल की चर्चा याद हो गया ना। 155 में गवर्नर, अच्छा आर्टिकल हाँ ये सारी चीजें हमने करवा दिया, बार बार रिपीट हो गया। 155 है क्लियर। 161 आपको याद रखना आर्टिकल क्या बोला है, इसमें पार्डन पावर की बात की गई है, क्षमा शक्ति करने की पावर है राज्यपाल के पास। कौन सा आर्टिकल, 161 आर्टिकल। 163वां आर्टिकल क्या बोला है, राज्यपाल की सहायता करने के लिए एक पोर्टफोलियो होगा जिसका हेड कौन होगा, चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। जिस प्रकार हेमंत सोरेन और उसके जो पोर्टफोलियो है, तो ये किस आर्टिकल में बोला गया है राज्यपाल की सहायता के लिए, आर्टिकल 163 में। जो नियुक्ति होगी कौन सा आर्टिकल, 155 राज्यपाल की चर्चा करता है 152। चलिए भाई आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 13वां सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। Who made the Persian सुतिया पाहन द रूलर ऑफ मुंडा डायनेस्टी? सुतिया पाहन व्यक्ति को किसने मुंडा राजवंश का शासक बनाया? याद करिए, हिस्ट्री का क्लास हमने लिया आपसे। मद्रा मुंडा, रीता मुंडा, प्रताप राय और एनिसा। इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई, बताइए, कोई बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा? सुतिया पाहन व्यक्ति को किसने मुंडा राजवंश का शासक बनाया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए, रीता मुंडा, ठीक है ना। आइए मैं बताता हूं, देखिए जो मुंडा राजवंश है इसके संस्थापक, पहले आपको याद रखना है इसके संस्थापक कौन थे, तो रीता मुंडा थे। रीता मुंडा ने सुतिया पाहन नामक व्यक्ति को मुंडा राजवंश का शासक बनाया था, ये पॉइंट याद रखना है आपको। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड राज्य की स्थापना भी की थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने अपने क्षेत्र को कितने गढ़ों में विभाजित किया था, ये पूछेगा तो 7 गढ़ों में विभाजित किया और 21 प्रगणों में विभाजित किया। ये जेपीएससी का पूछा गया सवाल है। रीता मुंडा ने छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा राजवंश का विस्तार किया है। और रीता मुंडा पहले व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किए थे, यह भी पॉइंट याद रखिएगा। सुतिया नागखंड या फिर बोला जाए तो मुंडा राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो मदरा मुंडा था।
तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा आपका यहाँ से मुंडा राजवंश, क्योंकि बहुत चीज़ों को तो मैं नहीं ले सकता भाई, क्योंकि टेस्ट में मुझे जितना एक्सप्लेनेशन लग रहा मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य का प्रचार प्रसार पलामू क्षेत्र में किसने किया था? घनी सिंह खरवार साहब ने, बिंदेश्वरी पाठक, हरिशंकर या फिर गुलाब तिवारी जी ने? बताइए साहब। तो इसका सही उत्तर होगा घनी सिंह खरवार। तो असहयोग आंदोलन का कुछ मैं चीज़ें आपको बताऊं जो झारखंड के इंपॉर्टेंट है, झारखंड जीके से, ठीक है ना, रिलेट करके मैं बताता हूं। देखिए 1920 का जो कलकत्ता अधिवेशन से जब लौटने के बाद, ठीक है ना, 1900 कलकत्ता अधिवेशन से जब लौटा जा रहा था, तो पलामू किला में पलामू के आदिवासी नेता घनी सिंह खरवार, ठीक है ना, पलामू का वो क्या हुए, राजा बने। और असहयोग आंदोलन का जो उद्देश्य था, ठीक है ना, जो भी अंग्रेज हैं, जो भी अंग्रेजों के समान है, उसका हम क्या करेंगे, असहयोग करेंगे, उनकी क्या करेंगे, उन चीजों को हम बॉयकॉट करेंगे। तो इसका जो ये उद्देश्य था, इस उद्देश्य का प्रचार प्रसार पूरे पलामू क्षेत्र में इन्होंने किया था। 1920 को ही डाल्टनगंज में बिहारी छात्र सम्मेलन का 15वां अधिवेशन आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो CF एंड्रूज ने किए थे, ये याद रखिएगा। अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई थी। तो पूछेगा वो कौन सा अधिवेशन है, या फिर बिहारी छात्र सम्मेलन कब किया गया था, कहाँ गया था? डाल्टनगंज में 1920 में। कौन सा अधिवेशन था? 15वां अधिवेशन, जहां पर असहयोग आंदोलन की चर्चा की गई थी। इसके कौन थे अध्यक्षता? तो CF एंड्रूज साहब थे। डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक किए थे, और हुसैनाबाद के टोल को राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय बनाया गया था। ठीक है ना, तो इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं अब हम लोग अगले सवाल पे। 16वां सवाल होगा हमारा। चलिए, शाहजहां के शासनकाल में कोकरा का राजा कौन था? कोकरा का राजा अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए दुर्जन साल जो थे कोकरा के राजा थे। तो चलिए मैं आपको बता दूं, शाहजहां के टाइम पीरियड में कुछ चीज़ों को, बहुत चीज़ों को तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि काफ़ी डिटेल हो जाएगा, वो मैंने क्लास ले रखा है, मैराथन वीडियो 3-3 घंटे का, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। शाहजहां के शासनकाल में कोकरा में जो थे दुर्जन साल का शासन चल रहा था शाहजहां के टाइम पे, और पलामू में अगर पूछा जाएगा तो याद रखिएगा प्रताप राय, इनका शासन चल रहा था। When did the third phase of तमार रिविलेशन स्टार्ट? ठीक है ना, तमार विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1789 में, आई थिंक, नहीं 1782 में, नहीं 1794 में, जी हाँ 1794 में आपका तमार विद्रोह का तृतीय चरण शुरू हुआ था। तो आइए तमार विद्रोह के सारे चरणों पर हम लोग एक बार बात कर लें। देखिए जो प्रथम चरण था 1782 में, बिल्कुल सही, मैंने बिल्कुल सही कहा। तृतीय चरण 1794, बिल्कुल। तो देखिए तीसरा आपका इसका यही सही उत्तर होगा, 1794। तो प्रथम चरण 1782 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह, याद रखिएगा। द्वितीय चरण 1789 में नेतृत्व किसने किया था? विष्णु मानके और मौजू मानके ने। तृतीय चरण 1794 में नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर भोलानाथ सिंह। और तमार विद्रोह का जो चौथा चरण था 1807 में, नेतृत्व किसने किया था? दुखन शाही ने। ठीक है, अगले बात किया जाए तो इसका जो पांचवां चरण, टोटल 6 चरण हुए थे, 1810 में नेतृत्व बख्तर साहब ने, और छठा चरण 1819, नेतृत्व किसने किया था? रुदन मुंडा और कुंटा मुंडा। तो ये जितने 6 चरण थे भाई, कब हुए और इसका नेतृत्व किसने किया, मैंने करवा दिया। अब ये बोलिएगा तमार विद्रोह पूरा डिस्कशन करने तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत क्वेश्चन डिस्कशन करना। तो एक विद्रोह का मास्टर वीडियो आएगा, उसमें हम लोग देख लेंगे आपके पॉइंट ऑफ व्यू जो JSSC का एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। चलिए 17वां सवाल पे अब हम लोग आते हैं। व्हेन वाज खुंटी डिस्ट्रिक्ट एस्टैब्लिश? इजी सवाल है, इजी सवाल लेना भी पड़ेगा कभी ना कभी हमें। तो 12 सितंबर 2007, ठीक है ना, इजी सवाल है तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। टोटल देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं, और इसी प्रमंडल में आपका खुंटी स्थित है। तो 5 जिले कौन कौन से? रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा। तो खुंटी के बारे में कुछ चीजों को जान लीजिए। 2007 में, 12 सितंबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो खुंटी जिला जो है किससे अलग करके बनाया गया था? तो रांची जिला से। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 1 है। प्रखंड यानी ब्लॉक कितनी है? 6 है। खुंटी जिला के अंदर कितने विधानसभा क्षेत्र है? तो 2 है। और साक्षरता दर कितनी है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 63.86%। ठीक है भाई, इतनी सारी चीजें देख लीजिएगा इंग्लिश में भी। आगे सवाल देखते हैं हम लोग। व्हाट टाइप्स ऑफ, बहुत अच्छा सवाल ये भी ज्योग्राफी का। व्हाट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी फाउंड इन झारखंड? झारखंड में किस प्रकार के वन मिलेंगे? ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती वन,
ऑप्शन सी पर्वतीय वन और ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, झारखंड में बहुत अधिक वर्षा भी नहीं होती है, ठीक है ना, मीडियम रेंज में मध्यम रेंज में वर्षा होती है। और मध्यम रेंज कहने का मतलब ये है कि 50-60 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच, ठीक है ना, वर्षा होती है। तो ये जो वन होगा यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पतझड़ पर्णपाती वन, ठीक है ना। लेकिन ये अगर बात की जाए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं डिटेल में ही हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिख रखा है जिन क्षेत्रों में वर्षा बहुत अच्छी होगी, यानी कि जहां पर कम से कम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की मात्रा होनी चाहिए, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है ना। और झारखंड में देखिए 100 सेंटीमीटर लिखा गया, 200 सेंटीमीटर होगा, ये माफ करिएगा गलती से है, यहाँ पे मिसप्रिंट है ये आपका, ठीक है, 200 सेंटीमीटर, ठीक कर लीजिएगा। जिस क्षेत्रों में वर्षा बहुत अच्छी होगी मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ठीक है ना, वहां पर कैसे वन होंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि हमेशा ही जो वन होंगे सदाबहार हरे भरे रहेंगे। लेकिन झारखंड में जो औसत वर्षा है 140 सेंटीमीटर है, और झारखंड राज्य में कैसी वर्षा होती है, तो मध्यम वर्षा होने वाला ये राज्य है, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जो नेतरहाट का पठार है सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। पूछेगा कहां पर सर्वाधिक वर्षा, तो नेतरहाट का पठार। और नेतरहाट का पठारी क्षेत्र में औसत वर्षा कितनी होती है, तो वार्षिक औसत वर्षा यहाँ पर 180 सेंटीमीटर है। और जो चाईबासा का जो मैदान है, यहाँ पर न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला यह स्थान है झारखंड का, ठीक है। अब देखिए झारखंड में जो औसत वर्षा कितनी है, 140 सेंटीमीटर, इसलिए यहाँ पर कैसा वन मिलेगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या फिर पर्णपाती वन, ठीक है। ये वन उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। तो झारखंड इसी के बीच में आता है, इसलिए झारखंड में कैसा मिलेगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ या फिर पर्णपाती वन। आगे आते हैं भाई, झारखंड का कौन सा, बहुत अच्छा सवाल है, झारखंड का कौन सा, मैप से ये सवाल है, झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ सीमा बनाती है। भाई साहब बताइए सबसे पहले तो पता करिए कि उड़ीसा के साथ कौन कौन सा जिला छूता है और छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन सा छूता है। आइए देखिए, उड़ीसा राज्य की अगर बात की जाए तो उड़ीसा राज्य के साथ टोटल 4 जिला और छत्तीसगढ़ के साथ भी 4 जिला। कौन कौन, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिम सिंहभूम और सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, ये छत्तीसगढ़ से। तो देखिए जो सिमडेगा है आपका यहाँ भी है और यहाँ भी, यानी ये जो सिमडेगा है उड़ीसा के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करती है और छत्तीसगढ़ के साथ भी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिमडेगा जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए साहब आगे सवालों पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल जो आपसे पूछा गया है 20वां सवाल है, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, ये भी आपका माफ करिएगा, शायद आंसर आप लोग अगर देख लिए हैं तो कोई नहीं। पूछा गया कि झारखंड की जो सबसे लंबी नदी है उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान रखना है, आपको बताया नहीं गया कि लंबी नदी कौन है झारखंड की, आपको उसके बारे में पूछा जा रहा है ये सवाल। देखिए खूबसूरती सवाल का, और उनमें भी आपको बताना है क्या सही नहीं है। यानी कि इस नदी की मुहावना हुगली नदी, यानी कौन सी नदी, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी। तो पहले पता करिए झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी, ठीक है ना। तो अब दामोदर नदी के बारे में पहले कुछ जान लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराना मेरा मकसद है, आपको जानकारी देनी है। देखिए दामोदर नदी का जो उद्गम होता है टोरी नामक स्थान जो लातेहार में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। टोरी छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ये आता है। ये टोरी जो स्थान है किसके अंतर्गत आता है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। इसकी जो मुहाना होती है, यानी जो अपनी दामोदर नदी गिर रही होती है हुगली नदी में, इसकी कुल लंबाई 592, यानी झारखंड में और वेस्ट बंगाल में जो ये बह रही होती है इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 592 किलोमीटर। और झारखंड में इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी है बड़ाकर नदी, कतरी, ये माफ करिएगा कतरी नदी होगा, जमुनिया, भेड़ा नदी और कोनार नदी। अपुआ क्षेत्र अगर हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रांची, लोहरदगा है, और इसका उपनाम जो है ये है देव नदी और बंगाल का शोक भी कहा जाता है। झारखंड की सबसे ये प्रदूषित नदी है। और धनबाद में जब ये प्रवेश कर रही होती है दामोदर नदी, तो इस नदी में जमुनिया नदी आकर के मिलती है। चिरकुंडा में जब ये नदी गुजर रही होती है इस निकट से बड़ाकर नदी मिलती है। और जो दामोदर नदी के जो पूर्व में पारसनाथ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र से आने वाली जो कतरी नदी मिलती है। और बात किया जाए इसकी लंबाई, झारखंड में सबसे लंबी नदी पूछ ले या फिर अफवाह के दृष्टि से, या जब फैला हुआ सबसे ज्यादा कौन सा, तो यही दामोदर नदी है। तो अफवाह के दृष्टिकोण से भी और सबसे लंबी नदी में कौन है झारखंड की, तो यह दामोदर नदी ही है। क्लियर दामोदर नदी के बारे में। तो आइए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी दामोदर नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इस नदी का मुहावना हुगली नदी है, तो बिल्कुल सही है। चिरकुंडा के समय बड़ाकर नदी में मिलती है, बिल्कुल सही है। झारखंड की स्वच्छ नदियों में से एक है, तो बिल्कुल गलत, ये प्रदूषित नदी है। इसकी सहायक नदी बड़ाकर नदी है, तो हाँ बिल्कुल है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। 21वां सवाल,
विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाईएस्ट रेनफॉल एरिया ऑफ झारखंड स्टेट? झारखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी हम आपको पूरा डिटेल बता चुके हैं मेरे दोस्त। सर्वाधिक वर्षा नेतरहाट का पठार है ये, ठीक है ना। तो देखिए नेतरहाट का जो पठार है उसकी जो वहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितनी, 180 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ये झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। तो ये दोनों पॉइंट सही है, यानी ऑप्शन ए एंड बी बोथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए 22वां सवाल लगाते हैं। चलिए भाई थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि सवाल को आप पूरा देख सकें। क्वेश्चन बोला गया झारखंड राज्य में, मैं जूम करता हूं, मैं ऊपर नीचे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो आप पहले कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसकी जानकारी ले लीजिए, फिर इसका हम लोग जवाब दे देंगे। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही दिखाता हूं। देखिए झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो है आपकी लाल मिट्टी, ठीक है ना। अब देखिए जो लाल मिट्टी का निर्माण हुआ इग्नियस रॉक से, यानी कि अग्नि चट्टान से, ग्रेनाइट और नीस के क्षरण से बनती है। इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होने के कारण मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ काफी कम पाए जाते हैं। अगला पॉइंट याद रखना है, भारत में दूसरे नंबर में पाए जाने वाले सबसे अधिक मिट्टी है ये, ठीक है ना। लाल मिट्टी कम उपजाऊ होते हैं, उर्वरकों का उपयोग अधिक किया जाता है, तब जाके इस मिट्टी में तंबाकू, मूंगफली, सब्जी, दाल उगाए जाते हैं। इसका विस्तार कहाँ है इस मिट्टी का? तो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, नागालैंड। और ये मिट्टी में जो है तिलहन फसल के लिए काफी ज्यादा उपजाऊ होती है, जैसे कि सोयाबीन के लिए, सरसों के लिए बहुत अधिक इसका उत्पादन होता है लाल मिट्टी में। आइए भाई, तो भाई हमें पता चल गया झारखंड राज्य की सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इस मिट्टी का निर्माण अग्नि चट्टानों, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन जैविक पदार्थ कम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह मिट्टी तिलहन फसल के लिए उपजाऊ, बिल्कुल सही बात है। इस मिट्टी में पोटास अधिक नहीं होता, भाई गलत है ये ना। चलिए हो गया ना भाई, क्लियर है यहाँ से, ये सवाल क्लियर है अकॉर्डिंग टू। अब अगला सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल, वन रिपोर्ट का ये सवाल है कि 2021 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आया था, ठीक है ना, उसके अनुसार गढ़वा जिला में कितना वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है? तो एकदम आपको ये डाटा याद रखना होगा। 40.13 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि पता चला है, दर्ज की गई है, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद होना चाहिए। अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बोकारो स्टील प्लांट? यानी कि बोकारो स्टील प्लांट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बोकारो स्टील प्लांट के बारे में, भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र, ये भी सही बात है। और इस संयंत्र को जल जो है दामोदर नदी से उपलब्ध कराई जाती है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव सही जवाब होगा। तो चलिए बात करते हैं बोकारो स्टील प्लांट के बारे में। देखिए बोकारो स्टील प्लांट के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया। सबसे पहले ये याद रखना है झारखंड का दूसरा इस्पात संयंत्र है ये, ठीक है। दूसरा, पहला कौन था, कल हमने बताया था मॉक टेस्ट 1 में। भारत का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र है ये। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। ये जो संयंत्र है, इस संयंत्र में पहली आग की भट्टी की स्थापना 1972 में 2 अक्टूबर को की गई थी। और इस संयंत्र में संयंत्र से जो उत्पादन है, ठीक है ना, कब से स्टार्ट हुई थी? 1974 से शुरू की गई थी। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। देखिए भारत का चौथा सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र ये भाई याद रखना है। इस संयंत्र की स्थापना किसके मदद से? सोवियत रूस की सहायता से हुई थी। जल कहां से? तो दामोदर नदी से। और ये किसके अंतर्गत कार्यरत है? तो सेल के अंदर। इस संयंत्र के लिए लो एस्क जो है क्योंझर उड़ीसा की खान से लाया जाता है। इस संयंत्र के लिए चूना पत्थर कहां से लाया जाता है? तो मध्य प्रदेश से लाया जाता है। इस संयंत्र से जो कोकिंग कोल लाया जाता है वो झरिया के खान से लाई जाती है। दैट्स ऑल बोकारो स्टील प्लांट कवर। आगे चलते हैं, अगला सवाल है भाई। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल है। आइए भाई बात करते हैं जरा अगले सवाल पे, हम लोग देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। इसका आंसर सीमेंट उद्योग, लीजिए बता दिए। अब बताइए, स्लेज एवं स्लज से सीमेंट बनाने वाला उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है ना, जपला में, खलारी में, डोमटाड़ में, जिंक पानी पश्चिम सिंहभूम जो स्थित है। बताइए कोई बताएगा इसका सही उत्तर? भाई देखिए भाई इसका सही उत्तर होगा जिंक पानी। पहले तो समझिए कि स्लेग और स्लज होता क्या। देखिए जो उद्योग से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल है, ठीक है ना, जैसे कि लो अयस्क संयंत्र से लोहा और इस्पात बनाती है, ठीक है ना। तो लो अयस्क से लोहा निकालने के बाद जितनी इंप्योरिटी, जितनी भी गंदगियां हैं, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो जो ऐसे वेस्ट मटेरियल को क्या कहा जाता है? स्लेग और स्लज, ठीक है। चूना पत्थर, डोलोमाइट से बने सीमेंट से में पानी अधिक देने की आवश्यकता होती है। तो स्लेग एवं स्लज से बने सीमेंट में पानी की आवश्यकता काफी कम होती है, समझे ना भाई।
देखिए सीमेंट जो बनाया जा रहा है चूना पत्थर और डोलोमाइट से, तो उसमें क्या होता है ना, जो इससे बनाया जा रहा है चूना पत्थर और डोलोमाइट से सीमेंट, तो उसमें पानी अधिक देने की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो स्लैग और स्लज से जो सीमेंट बनाया जाता है ना, उसमें पानी की आवश्यकता काफी कम होती है। ठीक है, तो समझ में आया ना। तो जो ये सीमेंट बनाया जा रहा है स्लैग और स्लज से, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। ये स्लैग और स्लज कहाँ से आया? मैंने बता दिया, जो लो इस्पात संयंत्र है, जो लो इस्पात संयंत्र आपके लो और इस्पात बनाती है, तो उससे जो इंप्योरिटी बाहर निकल रही होती है वही इंप्योरिटी क्या कहलाता है? स्लैग और स्लज। अब ये जो स्लैग और स्लज से जो सीमेंट बनाया जा रहा है, ये उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है? तो देखिए सबसे पहले सीमेंट उद्योग की बात की जाएगी तो आपका जपला जो पलामू में है, जिंक पानी जो पश्चिम सिंहभूम में, सिंदरी जो धनबाद में स्थित है, खलारी जो रांची में स्थित है, जमशेदपुर जो पूर्वी सिंहभूम है, डोमटार जो हजारीबाग में, यहाँ आपका पूरा सीमेंट उद्योग स्थित है। इसके अलावे जिंक पानी, सिंदरी, जमशेदपुर और बोकारो में स्लैग और स्लज से सीमेंट बनाने के उद्योग स्थापित किए गए हैं। और इसके अलावा याद रखिएगा जिंक पानी और जमशेदपुर में लाफार्ज सीमेंट जो है, इसकी जो कंपनी है, इसके द्वारा स्लैग आधारित सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। लाफार्ज सीमेंट कंपनी के द्वारा स्लैग आधारित सीमेंट का उत्पादन किया जाता है जिंक पानी और जमशेदपुर के। ठीक है, और जपला सीमेंट उद्योग झारखंड की प्रथम सीमेंट उद्योग है, 1921 में स्टैब्लिश की गई थी। प्रेजेंटली ये क्लोज्ड है आपका ये। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्लैग और स्लज से बने सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित हो? तो स्लैग और स्लज के कहाँ कहाँ? जिंक पानी, सिंदरी, जमशेदपुर, बोकारो, 4 जगह। तो जिंक पानी, सिंदरी, बोकारो कहाँ नहीं है? जिंक पानी है, यहाँ पे डोमकच हो गया, यहाँ पे तो सीमेंट उद्योग है, लेकिन स्लैग और स्लज आपसे पूछा गया, इसलिए इसका उत्तर जिंक पानी होगा। दिक्कत नहीं ना है भाई समझने में कहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए साहब आगे सवालों पे हम लोग चलते हैं 26 क्वेश्चन पे। झारखंड आर्थिक, देखिए इसी तरह से आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा जो हमारा पेड में है। ठीक है, बहुत शानदार वे में भाई। झारखंड देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के रिपोर्ट के अनुसार ये आपको याद करना पड़ेगा के अनुसार खनिजों का कुल उत्पादन कितना मीट्रिक टन है, तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 1381,56275.4 मीट्रिक टन। ठीक है भाई। 27 क्वेश्चन, पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था उसका जो चतुर्थ चरण है उसका नेतृत्व किसने किया था? तो याद होना चाहिए रानी महेश्वरी साहब ने किए थे। तो इसके सारे चरण को हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे क्योंकि इतना बड़ा विद्रोह है, इसको हम लोग आज तो डिस्कशन कर नहीं पाएंगे। तो चलिए, जो चतुर्थ चरण आप देख सकते हैं 1781-82 में हुआ था, रानी महेश्वरी इनका नेतृत्व किए थे। प्रथम चरण 72 में, 1772 में नेतृत्व रमना आहाड़ी ने किया था। द्वितीय चरण 1778 में नेतृत्व जगन्नाथ देव ने किया था। तीसरा चरण 1779 में जगन्नाथ देव ने किया था। आगे चलते हैं अब हम लोग। अगला जो सवाल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, विनोद बिहारी महतो, जयपाल सिंह। तो विनोद बिहारी महतो जो थे इसके पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। आइए तो पूरा मुक्ति मोर्चा के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। गठन 4 फरवरी 1973 में, प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे। ठीक है ना, प्रथम अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो। इसकी स्थापना धनबाद में स्थित गोल्फ मैदान जो है हीरापुर वाला, वहीं पे स्थित है, मतलब कि इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम महासचिव कौन थे? तो शिबू सोरेन साहब थे। ठीक है दोस्त, इतने चीजें आपको याद होनी भी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी दोस्त। आगे सवाल पे चलते हैं। एक खूबसूरत सा सवाल मैंने लिया था, हाँ रहा आपका मुख्यमंत्री जी के बारे में। चलिए देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है। आराम से जो देंगे वो तो सही देंगे, हालांकि है ही जी, लेकिन जल्दबाजी में गड़बड़ी होता, पता है ना। तो झारखंड के जो मुख्यमंत्री है श्री हेमंत सोरेन, पहली बार जब मुख्यमंत्री का भार संभाले थे उस समय उसका चुनाव क्षेत्र कहाँ से था? कहाँ से थे, सॉरी माफ करिएगा, बरहेट से, दुमका से, रामगढ़ से, गोड्डा से। भाई साहब दुमका दुमका दुमका, बरहेट देख के टिक नहीं कर देना है, दुमका से थे, ये याद रखना आपको। ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री साहब के बारे भी हम लोग पढ़ेंगे एक वीडियो में स्पेशली, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए साहब, अब चलिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर की ओर निकलते हैं, और आर्ट एंड कल्चर में संथाल जनजाति और हम लोग एक और जनजाति को कवर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संथाल जनजाति में उपग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सा जवाब है प्राणिक और प्रामाणिक कहा जाता है। तो संथाल जनजाति के बारे में कुछ फैक्ट हमारा छूट गया था पिछले मॉक टेस्ट में, तो इस मॉक टेस्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था बची हुई थी। तो देखिए संथाल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मांझी कहा जाता है। पूछेगा आपसे ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है संथाल जनजाति में? तो मांझी कहा जाता है। उपग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो प्राणिक या फिर प्रामाणिक कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहा जाता है? जोग मांझी कहा जाता है। ग्राम के जो संदेश वाहक हैं उनको क्या कहा जाता है? गुड़ेत या फिर गुड़ाइत कहते हैं। ग्राम प्रधान अथवा मांझी के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकार होते हैं।
ठीक है। मांझी थान क्या होता है, तो याद रखिएगा यह वह स्थान है जहां पर पंचायतों की क्या होती है, बैठक बुलाई जाती है। संथाल जनजाति में मांझी थान में महिलाओं का जाना वर्जित है, यानी ये जो पंचायत बुलाई जाती है यहाँ पर महिलाएं जाना इनका निषेध है। महिलाएं पंचायत के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेती है। संथाल जनजाति के लोग मूलतः जो होते हैं कृषक होते हैं, परंतु साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, तो बुनकर के रूप में भी कार्य करते हैं। अगर इकोनॉमिकली इनकी अगर बात की जाए भाई, ठीक है ना, तो ये किसान तो होते हैं, साथ के साथ ये बुनकर के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है। इनकी जो मुख्यतः बात की जाए तो दो व्यवसाय पर इनकी इस जनजाति की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, एक तो बुनकर का कार्य करते हैं और किसान का भी कार्य करते हैं। संथाल जनजाति के लोग चावल से बने एक मादक पेय पदार्थ का सेवन करते हैं जिसे हड़िया या फिर पोचाई भी कहा जाता है। संथाल के प्रमुख देवता सिंह बोग्गा, इन्हें ठाकुर भी कहे जाते हैं। संथालों के अनुसार सिंह बोग्गा सृष्टि के निर्माता होते हैं और ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, प्रकृति प्रेमी है। मोस्टली जनजाति के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति चीजों पर ही इनका काफी ज्यादा रिले होता है, विश्वास होता है। संथाल के दूसरे प्रमुख देवता मरांग बुरु हैं, यानी कि सिंह बोग्गा के संदेशवाहक। संथालों के प्रमुख देवता जाहिर एरा कहलाते हैं। संथालों के अनुसार जाहिर एरा का निवास स्थान सखुआ या फिर महुआ के पेड़ों का एक झुरमुट होता है जिसे जाहिर थान भी कहते हैं। ठीक है। संथालों के जो गृह देवता हैं उनको क्या कहा जाता है, उड़ाक बोंगा कहा जाता है। संथाल जनजाति समूह में उनके धार्मिक को क्या कहा जाता है, नाइके कहा जाता है। और संथाल जनजाति में जो युवा गृह है उनको क्या कहा जाता है, घोटुल कहा जाता है। तो दैट्स ऑल संथाल जनजाति। अब कथम, मैंने कहा था ना भाई कराऊंगा तो बहुत शिद्दत से कराऊंगा। आज उड़ाव जनजाति भी खत्म, जो पार्ट बच गया था मैंने इसमें करवाने की कोशिश की। उड़ाव जनजाति में जो युवा गृह में युवक युवतियां कितने वर्षों के बाद, मतलब कितने वर्षों में एक बार ये प्रवेश पाती है, तो याद रखना 3 वर्ष के बाद। तो आइए हम बताते हैं आपको। देखिए उड़ाव जनजाति में जो चीज बच गया था इसमें भी सामाजिक व्यवस्था बची हुई थी। उड़ाव जनजाति के अंतर्गत जो ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है, महतो कहा जाता है या फिर मुखिया कहा जाता है। ठीक है। महतो के पास जो होता है प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक के साथ साथ न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं। महतो के हेल्प करने वाले को क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। उड़ाव जनजाति में ग्राम प्रधान के सहायक एवं पंचायती आदेशों के संदेशवाहक को क्या कहा गया है, तो मांझी कहा जाता है। इस जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है, पाहन कहा जाता है। उड़ाव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है, जबकि इस जनजाति में नाच के आयोजन के लिए एक मैदान है जिसको अखाड़ा कहा जाता है। उड़ाव जनजाति में इसके जो युवक हैं एवं युवतियों की जो जनजातियों के जो रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रशिक्षण देने वाले जो केंद्र होते हैं, ठीक है ना, उनको युवा गृह या फिर गुम क्रिया। सिंपल सी बात है, जो आपकी जनजाति है, आपकी जनजाति की क्या कला संस्कृति है, क्या कल्चर है, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जाती है इस युवा गृह में, जिसे कहा गया है घुमकुरिया। और घुमकुरिया में किसी भी युवक या युवती की प्रवेश पाने की जो उम्र सीमा है 10 या 11 वर्ष है। कोई भी युवक युवती युवा गृह में सरहुल के समय 3 वर्ष में एक बार प्रवेश पाता है और जैसे उनकी विवाह हो जाएगी तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। उड़ाव जनजाति के मुख्य आर्थिक कार्य कृषि है और कृषि के अलावा ये शिकार का भी कार्य करते हैं। इनका मुख्य भोजन चावल है और जंगली पक्षी का मांस और इनका फल, ठीक है ना, मांस एवं फल है इनका, ठीक है, भोजन। उड़ाव जनजाति के वे लोग जो जंगलों को साफ करके कृषि भूमि तैयार करते हैं उन्हें भुइंयर कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके द्वारा तैयार की गई भूमि को क्या कहा गया है, भुइंयर भूमि कहा जाता है। इन लोगों के द्वारा जो निर्मित गांव है उनको भुइंयर गांव कहा जाता है। उड़ाव जनजाति के लोग जो पहले से निर्मित भुइंयर भूमि की खेती करने के लिए प्राप्त करते हैं, ये भुइंयर क्षेत्र के में जो बाद में आए ना उन्हें रैयत कहा जाता है। जो CNT एक्ट में हम आपको पढ़ाए थे बहुत डिटेल में, तो ये वहीं से कंसेप्ट है, उन्हें रैयत या फिर जेठ रैयत भी कहा जाता है। हड़िया भी उड़ाव जनजाति के प्रमुख पेय पदार्थ हैं। उड़ाव जनजाति के प्रमुख देवता को धर्मेश या फिर धर्मी कहा जाता है। धर्मी या धर्मेश को सूर्य के समान माना जाता है। इस जनजाति में पहाड़ों के देवता को मरांग बुरु कहा जाता है। गांव के देवता को ठाकुर बुरु कहा जाता है। सीमांत देवता को डिडवार कहा जाता है और कुल देवता को पूर्व जातमा कहा जाता है। इस जनजाति के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। तो ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा, धार्मिक दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट उड़ाव जनजाति का। तो ये उड़ाव जनजाति के कुछ और पॉइंट बचे हैं अभी भी। देखिए धार्मिक प्रधान को क्या कहा गया है, तो पाहन कहा जाता है उड़ाव जनजाति में, जबकि उसके सहयोगी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी कहा जाता है। उड़ाव जनजाति के लोग पूर्वजों की आत्मा के निवास स्थान का क्या कहते हैं, शासन कहते हैं। याद रखिएगा, जो उनके पूर्वज हो गए, जो उनका आत्मदाह संस्कार किया गया है, तो जो वो निवास स्थान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो शासन कहते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। उड़ाव जनजाति के लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और जो जादू टोना का जो कार्य करेंगे, ठीक है ना, वह व्यक्ति जो जादू टोना का कार्य करता है उसे माटी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
सामान्य रूप से शवों का जो अंतिम संस्कार दाह संस्कार के रूप में किया जाता है, परंतु ईसाई जो उड़ाव होंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, शवों को दफनाते हैं एवं ईसाई धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं, ठीक है ना। ईसाई धर्म में यानी कि जो ईसाई का जो क्या किया जाता है, अंतिम दाह संस्कार में उनको दफनाया जाता है, तो वो उड़ाव जनजाति जो ईसाई धर्म के फॉलोअर होंगे, ठीक है ना। और मेनली जो उड़ाव जनजाति के लोग क्या करते हैं, जो अंतिम संस्कार दाह संस्कार के रूप में किया जाता है, जो हिंदू सनातन में जो भी चीजें आप देख रहे होते हैं भाई, ठीक है। अगला सवाल, उड़ाव जनजाति खत्म है। हु बिल्ट रामगढ़ फोर्ट, रामगढ़ का जो किला है उसका निर्माण कराया था सहबल राय साहब ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए रामगढ़ में दो किले स्थित है मेरे भाई, रामगढ़ किला और गढ़ बांध किला, ठीक है ना, गढ़ बांध किला। तो चलिए एक एक किला को हम लोग देखते हैं। रामगढ़ का जो किला है, इस किले का निर्माण रामगढ़ नरेश सबल राय ने कराया था। इस किले की जो बनावट है मुगल शैली से काफी प्रभावित है, मतलब काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी जो मुगल काल में आपको भी जो भी कल्चर, आर्ट एंड कल्चर का जो भी या फिर जो भी चीज़ें आपको महल मंदिर मस्जिद देखने को मिलती है, उससे काफ़ी आपको 2 कॉपी में ये किले में आपको देखने को मिलती है रामगढ़ का किला में। गढ़ बांध किला जो है, इस किले का निर्माण रामगढ़ के जो राजवंश के राजा जो है हेमंत सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते समय कराया था, ठीक है ना, ये गढ़बांध किला। तो याद रखिएगा किसने कराया था, राजा हेमंत सिंह ने 1670 ईस्वी में अपनी राजधानी को बादम से रामगढ़ स्थानांतरित करते के दौरान ही ये किले की स्थापना कराया था, ठीक है। कहाँ स्थित है, रामगढ़ में। किला याद हो गया भाई, रामगढ़ में दोनों किला। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। कौन सा नंबर सवाल होगा दोस्त, 33 नंबर का। चलिए, चतरा स्थित भद्रकाली मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण कौन सी शताब्दी में की गई थी, तो इसकी निर्माण जो कराई गई थी, माफ करिएगा, 5वीं से 6वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण, सॉरी मंदिर का निर्माण कराया गया था। बताना है आपको कितना सही किए आप लोग, ठीक है। चतरा में जो स्थित मंदिर है, एक तो भद्रकाली मंदिर है, कोलेश्वरी मंदिर है, सहस्त्र बुद्ध है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं। देखिए भद्रकाली मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर में कमल के आसन पर खड़ी वरदायिनी मुद्रा में मां भद्रकाली की प्रतिमा है, ठीक है ना, मां भद्रकाली की प्रतिमा है। एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर दूं। जो भद्रकाली का जो मंदिर है चतरा में स्थित है, इस मंदिर में कमल के आसन पर, ठीक है ना, आसन जो है वो कमल के आसन पर खड़ी एक मुद्रा में, वरदायिनी मुद्रा में मां भद्रकाली की प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बौद्ध धर्म के लोग तारा देवी की प्रतिमा मानते हैं। इस प्रतिमा के निर्माता जो है महेंद्र पाल द्वितीय हैं, जिनका नाम प्रतिमा के नीचे पाली लिपि में लिखी हुई है, ठीक है ना। ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ना, इसके नीचे में पाली लिपि में लिखा गया है, इनका नाम महेंद्र पाल, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण जो है बालूका पत्थर के एक ही शिलाखंड को तराश कर किया गया है। मां भद्रकाली की मूर्ति जो है शक्ति के तीनों रूप यानी कि सौम्य, उग्र और काम, यानी ये जो 3 जो रूप है शक्ति के, इनमें से जो सौम्य रूप है इसका प्रतिनिधित्व करती है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी में पाल काल में किया गया था। इस मंदिर में 1008 छोटे छोटे शिवलिंग आपको देखने को मिलेंगे और कोटेश्वर नाथ स्तूप जो है इस मंदिर के बाहर स्थित है। इस स्तूप को मनोती स्तूप भी कहा जाता है और इस स्तूप के नीचे परिनिर्वाण मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा उत्कीर्ण है, ठीक है। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल में आपसे क्या पूछा गया। वेरी वेरी गुड सवाल। आइए भाई, देखिए, विच सॉन्ग इज संग बाय वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ रिचुअल्स, यानी जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला वह गीत कौन सा होता है दोस्त, बताइएगा। पूरा देख लेंगे इसका एक्सप्लेनेशन में हम लोग। चलिए, ऑप्शन ए जो है इसका सही है, झंझाइन गीत जो है इसमें स्त्रियां जन्म संबंधी अवसर पर ये गीत गाते हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए, बात किया जाएगा झंझाइन गीत के बारे में, तो जन्म संबंधी, ठीक है ना, झंझाइन गीत कब गाया जाता है, जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। ये तो वही कॉपी हो गया बार बार। डई घरा गीत वर्षा ऋतु के समय पूजा स्थलों व देव स्थानों पर गाए जाने वाला ये लोकगीत है। ओंधी लोकगीत विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। पूछेगा भाई विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा, औंधी है, डईघर गीत है, जनजना गीत है, उदासी गीत है। तो उदासी और पावस लोकगीत कब आता है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से परेशान होने पर उदासी लोकगीत गाते हैं, ठीक है। और पावस लोकगीत कब गाया जाता है, पावस लोकगीत वर्षा के शुरू के पहले गाया जाता है, ठीक है ना, वर्षा के जो शुरू होने से पहले ये गीत गाया जाता है पावस। और उदासी गीत कब गाया जाता है, सिंपल सी बात है, वह ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से परेशान है इसलिए आप उदास है, ऐसे भी याद रखिएगा। अगनई लोकगीत, स्त्रियां घर पर मनोरंजन के उद्देश्य से ये लोकगीत गाते हैं, अगनई लोकगीत। कजली लोकगीत, देखिए कजली लोकगीत फेमस लोकगीत है, वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। झूला गीत
बारहमासी, टुनमुनिया गीत आदि स्थानीय संगीत के ऐसे प्रकार हैं, ठीक है ना, संगीत के ऐसे प्रकार हैं जो कजली की श्रेणी में ही आती है, इसी के श्रेणी का ये गीत है। तो क्वेश्चन को टिपिकल किया जा सकता है, ठीक है ना, कजली लोकगीत के श्रेणी के अंतर्गत आने वाला गीत है झूला गीत, कोई भी एक दे देगा आपसे, तो झूला गीत, बारहमासी और टुनमुनिया गीत याद रखिएगा। प्रातःकालिक गीत यानी कि प्रातःकाल के समय गाया जाने वाला ये लोक गीत है। अधरतिया गीत यानी कि जो मध्य रात्रि के दौरान, ठीक है ना, आधे रात में जो गाया जाएगा, ठीक है, वो गीत को क्या बोलेंगे, अधरतिया लोक गीत। चलिए भाई 35वां सवाल पे आते हैं हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ढाल इज प्लेड, यानी कि निम्न में से किस नृत्य में ढाल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाटा लोक नृत्य, फगुआ, बिल्कुल बिल्कुल फगुआ नृत्य में आपका ढाल जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो आइए बात करते हैं। देखिए यह नृत्य जो है फागुन महीने के अंत या फिर बोला जा सकता है चैत्र महीने के शुरुआती दिनों में किया जाता है, ठीक है। यह मुख्यतः पुरुष प्रधान नृत्य होता है, परंतु कभी कभी इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती है। इस नृत्य के दौरान होली से संबंधित लोकगीत गाए जाते हैं। इस नृत्य के दौरान बजाए जाने वाला जो वाद्य यंत्र होता है वो ढाल होता है, ठीक है भाई। फगुआ नृत्य भी दो प्रकार के होते हैं, पचरंगी फगुआ नृत्य और एक होता है पुछारी फगुआ नृत्य। जो पचरंगी फगुआ नृत्य है, इस नृत्य के दौरान लोकगीतों के प्रत्येक कड़ी पर राग बदल जाते हैं। और जो पुछारी फगुआ नृत्य है, यह नृत्य दो दलों के बीच आयोजित होता है, ठीक है, जिसमें एक दल लोकगीत में एक ही प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। जो क्या किया जाता है पुछारी फगुआ नृत्य में, समझिए ये नृत्य दो दलों के बीच में होगा, ठीक है, जिसमें एक दल क्या करेगा, लोकगीत में ही प्रश्न पूछता है तथा दूसरा दल उसका उत्तर देता है। दो दल बन जाएंगे, एक अपने क्या करेंगे, सवाल पूछने भाई एक दल को और एक दल को उसका जवाब देना। क्लियर है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं, 36वां सवाल। 36वां सवाल क्या आपसे पूछ रहा है, इसको देखते हैं। सिंगा या फिर सिग्घा, ठीक है, बोल सकते हैं सिंगा या सिंघा, वाद्य यंत्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। या एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल। इसका निर्माण भैंस या बैल के सींग से किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग छऊ और पैका तथा नटुआ नृत्य से मुख्यतः किया जाता नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन ए और बी। तो चलिए बात करेंगे सबसे पहले सुशिर वाद्य यंत्र क्या होता है और उसके बाद सिंगा, ठीक है। देखिए सुशिर वाद्य यंत्र का मतलब यह है कि ऐसे वाद्य यंत्र या फिर बोला जा सकता है ऐसा वाद्य जिससे फूंक करके बजाया जाता है, जैसे कि बांसुरी, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, सहनाई हो गया, सिंगा हो गया, मुरली हो गया, मदन भेरी, ये सभी सुशिर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं। बांसुरी का मतलब ये झारखंड में सुशिर वाद्यों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बजाई जाती है, ठीक है। दूसरा सहनाई, यह झारखंड के जनजातीय समाज में प्रचलित मंगल वाद्य है। इसका प्रयोग छऊ, पैका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुखता से किया जाता है। शादी विवाह के अवसर, पर्व त्योहार में भी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिंगा या सिंघा का इसका निर्माण भैंस या बैल के सींग से किया जाता है, बिल्कुल। इसके सींग के देखिए जो सींग होते हैं ना भैंस या फिर बैल के, उसमें क्या किया जाता है, एक नुकीले भाग में छिद्र किया जाता है जहां फूंकने से ध्वनि निकलती है। इसका प्रयोग छऊ नृत्य के समय एवं शिकार के समय किया जाता है, ठीक है ना। छऊ नृत्य के समय या फिर शिकार के समय किया जाता है सिंगा या फिर सिंघा का। ये सभी इंग्लिश में है, आप इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। आगे ये बुरु फेस्टिवल के बारे में आपका पूछा गया सवाल है। देखिए बुरु पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। बुरु का शाब्दिक अर्थ पहाड़, ये बिल्कुल सही है। मुंडा जनजाति के द्वारा यह त्यौहार, बिल्कुल। या फिर आपका अगला है बूढ़ा पहाड़, मरांग बुरु की पूजा सबसे पहले इस त्यौहार में की जाती है। हाँ जी, तो बिल्कुल तो सही है, सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि सभी सत्य है। तो बुरु पर्व के बारे में देखिए, बुरु का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़, ठीक है। मुंडा जनजाति द्वारा यह त्यौहार मनाया जाता है। बूढ़ा पहाड़ मरांग बुरु की पूजा सबसे पहले इस त्यौहार में की जाती है। पहाड़ देवताओं को इस अवसर पर याद की जाती है और इसमें बलि दी जाती है। दिसंबर जनवरी के महीने में यह त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है भाई साहब। चलिए क्लियर है। आइए मेले से सवाल पूछे गए हैं, तगड़ा सवाल, और देखते हैं कितने लोग सही करते हैं इस सवाल को। देखिए इधर मेला है और इधर स्थान दिया गया। हिजला में फेयर कहाँ होता है, दुमका में। हथिया बोकारो में। बिंदुधाम फेयर साहिबगंज में। तुर्किश फेयर चाईबासा में। बताइए क्या मिलान सही है, ए का 1 क्या होगा। इधर आपका ए बी सी हो गया, इधर 1 2 3 4। देखिए जो दिया नहीं एकदम बिल्कुल सही है, यानी ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है। तो देख लीजिए कौन है। ये आपको मैंने बता रखा है कई बार टेस्ट में, मॉक टेस्ट 1 आर्ट एंड कल्चर वगैरह में सारा प्लेस मैंने बता रखा कौन सा फेयर कहाँ होता है। तो यही हिजला फेयर आपका दुमका में होता है, हथिया आपका बोकारो में होता है, बिंदुधाम साहिबगंज में होता है, तुर्किश फेयर चाईबासा में होता है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं बिना लेट किए हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपका चित्रकला से शैली से, देखिए कौन सा चित्रकला को जीआई टैग और कब प्रदान किया गया। तो जादव पोटिया चित्रकला सोहराई चित्रकला को, या फिर सोहराई चित्रकला कोहबर चित्रकला को, जी दोनों को मिला है। लेकिन देखिए यहाँ बोला गया 2020 और 2022,
लेकिन ये याद रखना है सोहराय को मिला था 2022 में, ये गलत है, तो कंफ्यूज मत होना, यही ऑप्शन में की तो खासियत है। कोहबर और सोहराय 2022 ये भी गलत है। तो देखिए यहाँ लेकिन लास्ट ऑप्शन देखिए, कोहबर चित्रकला और सोहराय चित्रकला इन दोनों को जीआई टैग में शामिल किया गया है। कोहबर को कब किया था 2020 में, और सोहराय को भी कब किया गया था, तो 2020 में ही किया गया था, ठीक है ना, दोनों को साथ में किया गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कोहबर की बात की जाए तो इसका सामान्य अर्थ होता है गुफा में विभाजित जोड़ा। यह चित्रकारी बिरहोर जनजाति में मुख्यतः प्रचलित है और इस चित्रकला के अंतर्गत विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण करती है, ठीक है ना। और इसमें क्या किया जाता है, घरों में विभिन्न आंगन जो होते हैं ना, आंगन में या फिर जो हॉल हो गया या घर में भी फूल पत्ती की या पेड़ पौधे की नर नारी का चित्रण किया जाता है। इसमें सिक्की देवी का चित्रण मेनली किया जाता है, तो याद रखिएगा सिक्की देवी का किया जाता है। कौन से जनजाति, बिरहोर जनजाति मुख्यतः प्रचलित है, गुफाओं में विभाजित जोड़ा इसका अर्थ होता है। और इस चित्रकला के अंदर जो विवाहित महिला होते हैं अपने जो पति के घर जाती है तो वहाँ पर कोहबर कला का ये चित्रण करती है। अगला सवाल और ये अंतिम सवाल है आपका। अच्छा ये आपका किसका है पता है, भाषा से पूछा गया, हो साहित्य से पूछा गया। तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो ये 1840 में हुआ था। तो चलिए होल लैंग्वेज के जितने भी चीज़ें हैं हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। मुंडा कर लिया, संथाली कर लिया, आज हम लोग हो कर लेंगे। तो देखिए जो मिस कर रहे हैं हमारे क्लासेस को यूट्यूब वाले बहुत पछताएंगे। हो भाषा की प्रथम पुस्तक है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, इसकी प्रकाशन 1840 में हुई थी। हो काजी व्याकरण ग्रंथ, इसके लेखक कौन है, भीमराव सोलंकी, इसकी प्रकाशन 1866 में हुई थी। हो भाषा के लोकगीतों की प्रथम पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान है, इसकी प्रकाशन 1902 में एन.के. बॉस एवं सी.एच. बोम्बावास ने किया था, ठीक है ना। तो देखिए प्रथम पुस्तक हो भाषा की द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज कब हुई थी, 1840 में। हो काजी व्याकरण ग्रंथ, जो हो लैंग्वेज का जो व्याकरण ग्रंथ, इसके लेखक कौन है, भीमराव सोलंकी, इसका प्रकाशन 1866 में। हो भाषा के लोकगीतों की प्रथम पुस्तक फोकलोर ऑफ द कोल्हान, इसकी प्रकाशन 1902 में एन.के. बॉस एवं सी.एच. बोम्बावास किए थे। ग्रामर ऑफ द कोल, इसका प्रकाशन 1905 में, जिसके लेखक है ए. नॉटरोट। हो हुरंड, हो पुस्तक के लेखक जो है W.G. आर्चर, देवनागरी लिपि में लिखी गई है और प्रकाशन 1942 में। इस पुस्तक को हो भाषा का महाकाव्य कहा जाता है। तो पूछेगा कि हो भाषा का महाकाव्य किसे कहा गया है, हो हुरंड को। किस लिपि में लिखी गई है, देवनागरी लिपि। किसने लिखा है, W.G. आर्चर ने। कब प्रकाशन किया, 1942 में। सतीश कोड़ा याद रखना है, एक साहित्यकार है जो हो जनजाति से इनका संबंध है, और इनके द्वारा लिखित जो फेमस पुस्तक है रुमुल, इतना आपको याद रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो हो, मुंडा और संथाली कंप्लीट हो गया, और आपके कम से कम 12 जनजाति भी कवर हो गए। तो चलिए भाई, ये टेस्ट में कितने आपके मार्क्स आए हैं, टोटल 40 सवाल हमने किए हैं, आप बताइएगा कितने लोग कवर किए हैं, डिटेल एनालिसिस कितना अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ हमने आपके साथ दिया। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।